तो गिटहब के अंदर भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि गिट इनिट क्या करता है, गिट कमिट क्या करता है, गिट पुश क्या करता है, गिट पुल क्या करता है। जो भी अगर काम कर रहा है फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर, वो या तो रिएक्ट पे काम कर रहा है, या एंगुलर पे कर रहा है, या व्यू पे करना है। कोर HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर प्रोजेक्ट काफ़ी कम है। हाई डेवलपर कैसे हो आप सभी, आई होप अच्छे ही होंगे। तो एक फ्रेशर के लिए फ्रंट एंड डेवलपर को समझना और उसके अंदर एक एंट्री लेवल जॉब लेना काफ़ी ही स्ट्रगल वाला काम है। तो अगर आप एक फ्रेशर हो और फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर एक एंट्री लेवल जॉब लेना चाहते हो, तो कुछ स्ट्रेटजीज होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसको आपको पढ़ना है और काफ़ी कम टाइम में आपको एक जॉब लेनी है। और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस चीज़ को आपको कितना टाइम देना है। लेट सपोज HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, तो इनको आपको कितना टाइम देना है, यानी कि कितने दिनों में आपको इन सब चीज़ों को कवर करना है। तो ये चीज़ हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, आपको क्या क्या आना चाहिए अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर जा रहे हो। तो मैंने एक नोट्स बना लिया और इस नोट्स के अंदर सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर ली है, क्योंकि क्या होता है अक्सर जब वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो बनाते बनाते दिमाग में नहीं आता और कुछ चीज़ें छूट जाती है, और वीडियो बनाने के बाद में याद आता है कि ये चीज़ तो मैंने कवर की ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि मैंने सारी चीज़ें एक साथ नोट डाउन कर ली ताकि कोई चीज़ छूटे ना। तो पॉइंट नंबर 1 है HTML CSS के बेसिक्स आपको आना चाहिए। मैंने इसके पहले भी काफ़ी रोड मैप बनाए और मैंने ये भी बताया कि HTML CSS में आपको मास्टरी नहीं करनी है, आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है, आपको उतनी ही चीज़ आनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है। अब जैसे कि HTML के अंदर सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके क्या यूज़ हैं, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML के अंदर फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनपुट क्या होता है, बटन क्या होता है, लेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और अक्सर यही चीज़ें इंटरव्यू के अंदर भी पूछते हैं, और कंपनी के अंदर जब आप लग जाओगे तो प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको इन्हीं सबसे इंटरेक्ट करना है। इसके बाद CSS के अंदर आपको बॉक्स मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, आपको फ्लेक्स बॉक्स आना चाहिए, ग्रिड आना चाहिए, बेसिक एनिमेशंस आना चाहिए, मीडिया क्वेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड क्लास एंड ID, जैसे कि HTML के अंदर हम क्लास एंड ID डालते हैं, तो आप किस तरह से उसको फैच करते हैं वो चीज़ आना चाहिए। जैसे कि क्लास को हम डॉट से फैच करते हैं एंड ID को हम हैशटैग से फैच करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको CSS के अंदर आनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं CSS के अंदर जो कि आपको आना चाहिए। अब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप CSS पकड़ के बैठ जाओगे और लाइफ टाइम CSS को पढ़ोगे। अगर आप CSS को पढ़ने जाओगे ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, इतना लंबा CSS है। तो वही चीज़ें पढ़ो जो कि जॉब ओरिएंटेड है, राइट। तो आपको वीडियोस मिल जाएगी और भी, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर यही चीज़ें यूज़ होती है कंपनी के अंदर। इसके बाद सेकंड पॉइंट है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कोर बेसिक्स आना चाहिए, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट, वेयर, कॉन्स्ट होता है, और इनको हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किसका क्या स्कोप है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। लेट सपोज 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि नंबर आ गया, स्ट्रिंग आ गया, एंड नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या आता है, जैसे कि एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनके स्कोप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से यूज़ होती है। इसके बाद थर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप एंड कंडीशन। लूप के अंदर बेसिकली क्या हो गया, फॉर ईच हो गया, फॉर लूप हो गया हमारा ट्रेडिशनल, फॉर इन लूप हो गया, मैप हो गया, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। एंड कंडीशन के अंदर आपको इफ एल्स हो गया, व्हाइल लूप हो गया, स्विच हो गया, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है डॉम मैनिपुलेशन इन जावास्क्रिप्ट। मैंने बहुत बार आपको बताया कि डॉम मैनिपुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो इससे अवेयर होना चाहिए आपको। तो डॉम मैनिपुलेशन के अंदर बेसिकली वही होता है, क्वेरी सेलेक्टर हो गया, एड इवेंट लिस्टनर हो गया। लेट सपोज कोई बटन है, उसके ऊपर मुझे कुछ परफॉर्म करना है, तो मैं ऐड इवेंट लिस्टनर लगा के कुछ भी उस पर टास्क परफॉर्म कर दूंगा। और जैसे कि HTML के अंदर कोई ID है, क्लास है, तो उसको मैं क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू फेच करूंगा और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है बेसिक इवेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि क्लिक इवेंट क्या करता है, इनपुट इवेंट क्या करता है, ऑन चेंज क्या करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रेमवर्क की तरफ। ये फ्रेमवर्क CSS का है। इसमें पहला आता है टैलवेंट, दूसरा आता है बूटस्ट्रैप। जो बूटस्ट्रैप है वो काफ़ी ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है CSS का, काफ़ी लोग इससे फेमिलियर भी है। लेकिन आज के ट्रेंड में जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट कंपनी के अंदर बना रहे हैं उसके अंदर टैलवेंट यूज़ हो रहा है। तो आपको टैलवेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर है तो। और अगर आपको टैलवेंट के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो आप बूटस्ट्रैप पे भी जा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको टैलवेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी के अंदर जो प्रोजेक्ट बन रहे हो टैलवेंट के ऊपर ही बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी के ऊपर।
तो आप सबको पता है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो कि काफ़ी फेमस है आज के टाइम में रिएक्ट जेएस है। तो रिएक्ट जेएस के अंदर आपको रिएक्ट जेएस का बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स में क्या क्या आ जाएगा, आपको कंपोनेंट बनाना आना चाहिए, पहली चीज़ है। तो मैं अक्सर देखता हूँ जो मेरी कंपनी के अंदर फ्रेशर लोग आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि एक बटन का कंपोनेंट बना दो, तो वो कंपोनेंट को समझते नहीं कि कंपोनेंट का एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो कंपोनेंट का वही मीनिंग होता है कि आप पीस ऑफ कोड को मल्टीपल जगह यूज़ कर सको। जैसे कि वेबसाइट के अंदर अगर आपने हेडर देखा होगा, नेव बार देखा होगा, तो अगर आप अबाउट पेज पे जाओगे तो भी वो सेम हेडर रहता है, अगर आप सर्विस वाले पेज पे जाओगे तो भी वो सेम नेव बार रहता है। तो कंपोनेंट है वो, यानी कि मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा है, आपको बार बार उस चीज़ का कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, राइट। अब इसके बाद जो सेकंड चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉप्स एंड स्टेट। ये अक्सर इंटरव्यू के अंदर भी पूछते हैं और रिएक्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉप्स। तो प्रॉप्स एंड स्टेट के बारे में जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर, राइट। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है रिएक्ट हुक। रिएक्ट हुक यानी कि यूज स्टेट हो गया, यूज रिड्यूसर हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, यूज कंटेक्स्ट हो गया। तो काफ़ी हुक्स है रिएक्ट के अंदर और हर दिन कुछ ना कुछ नया आते रहता है रिएक्ट के अंदर। अब मैं हर दिन बोल रहा हूँ तो हर दिन नहीं आएगा, मतलब महीने 2 महीने के अंदर है ना कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है रिएक्ट के अंदर। तो आपको क्या करना है, जो रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से एक बार रेफरेंस लेते रहना है, मतलब महीने 2 महीने में ना एक बार उसको विजिट कर लेना कि क्या नया आया है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्ट के अंदर वो है बेसिक फॉर्म एंड इवेंट। रिएक्ट के अंदर हम फॉर्म किस तरह से बनाते हैं और उसके अंदर किस तरह से हम इवेंट परफॉर्म करते हैं, तो वो पता होना चाहिए आपको, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टू बिल्ड। आपको क्या प्रोजेक्ट बनाने हैं, क्योंकि आप फ्रेशर हो, एंट्री लेवल जॉब लेने के लिए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास इंडस्ट्रियल वाला जो प्रोजेक्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो नहीं है। तो आपको पर्सनल प्रोजेक्ट दिखाने होंगे इंटरव्यू के अंदर। तो पर्सनल प्रोजेक्ट आपको क्या बनाना चाहिए, मैं 3 प्रोजेक्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। पहला है पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको बनाना है। ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाना है। अगर आपको रिएक्ट अच्छे से आता है तो आप रिएक्ट के ऊपर भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो वेदर है। आपको क्या करना है, ओपन वेदर API से API लेनी है और वहाँ से आपको रियल टाइम डेटा फेच करके UI पे दिखाना है। यूज़र वहाँ पे कोई भी सिटी डाले तो वहाँ का उसका रियल टाइम डेटा दिखना चाहिए कि पर्टिकुलर सिटी के अंदर कितना टेम्परेचर है। इसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट है ई-कॉमर्स UI। आपको नॉर्मल लैंडिंग पेज आपको बनाना है, बस उसके अंदर आपको कार्ट वाली फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। जैसे कि हम अमेजोन पे जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, यानी कि ऐड टू कार्ट करते हैं। तो कार्ट के अंदर क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है। और जब हम कार्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर प्रोसीड टू बाय का ऑप्शन रहता है, और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम चले जाते हैं चेकआउट वाले पेज पे। ये वाली चीज़ आपको ई-कॉमर्स वाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर करनी है। बेसिक कार्ट वाली फंक्शनलिटी करनी है। एक प्रोडक्ट लेना है, उसको आपको ऐड टू कार्ट करना है, फिर ऐड टू कार्ट के अंदर आपको जाना है, वहाँ पर प्रोसीड टू बाय करना और चेकआउट वाले पेज पे लेके जाना है। इतनी चीज़ आपको करनी है और ये सारी चीज़ आपको कहाँ पर रखनी है, गिटहब पर। तो गिटहब के कोड भी आपको आना चाहिए। तो गिटहब के अंदर भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि गिट इनिट क्या करता है, गिट कमिट क्या करता है, गिट पुश क्या करता है, गिट पुल क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और किस तरह से हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कोड मर्ज करते हैं, एंड ब्रांच कैसे बनाते हैं, ब्रांच को डिलीट कैसे करते हैं यूजिंग टर्मिनल। ऐसा नहीं कि आप गिटहब पे जा रहे हो, वहाँ पर जाके आप क्रिएट ब्रांच कर रहे हो, वो चीज़ नहीं। मैं टर्मिनल की बात कर रहा हूँ कि टर्मिनल के अंदर आपको कोड के थ्रू ये सारी चीज़ें करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका लर्निंग ऑर्डर क्या होगा, आपको किस वे में पढ़ना है और किसको कितना टाइम देना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विथ HTML CSS। तो HTML एंड CSS को आपको 2 से 3 वीक देने। कितने, 2 से 3 वीक के अंदर आपका HTML और CSS खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद आप मूव करोगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट को आपको कम से कम 3 से 4 वीक देने, क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा सोचने वाला काम है ना, थोड़ा सा आपकी मेहनत लगेगी उसके अंदर। तो जावास्क्रिप्ट को आपको 3 से 4 वीक देने हैं। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, गिट के कोड सीखने, थोड़े बहुत फेमिलियर हो जाओ गिट के कोड से। गिटहब पे जाओ, वहाँ पर प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पर एक ब्रांच बनाओ और उस ब्रांच पे जो भी आप बना रहे हो उसको पुश करो, ठीक है। जो गिटहब वाली चीज़ है वो 1 या 2 दिन में हो जाएगी आपकी। एंड इसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस को आपको ऐसा कुछ टाइम नहीं देना है, क्योंकि आज के टाइम में ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे कोई काम नहीं करता है। जो भी अगर काम कर रहा है फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर, वो या तो रिएक्ट पे काम कर रहा है, या एंगुलर पे कर रहा है, या व्यू पे करना है। कोर HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर प्रोजेक्ट काफ़ी कम है, ठीक है। अगर आपकी जॉब लग जाती है आने वाले 1-2 महीने में, तो आप जब कंपनी के अंदर जाओगे तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेंगे वो रिएक्ट के ऊपर ही देखने मिलेंगे। और ऐसा है नहीं कि आपने 1 महीना या 2 महीने के अंदर रिएक्ट सीखा और आपने रिएक्ट सीखना बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हर महीने रिएक्ट के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती है। तो रिएक्ट की जो लर्निंग है वो आपको कंटिन्यू रखनी है।
ठीक है, लाइफ टाइम रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने 3-4 महीने पढ़ के छोड़ दिया। सेम फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का 3 से 4 वीक मैंने इसके लिए बोला ताकि आप जो रिएक्ट का जो कोड होता है उसको समझने के लायक हो जाओ। लेकिन जावास्क्रिप्ट को भी आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको सीखते रहना है, क्योंकि हर दिन नई चीज़ें आती है, हर महीने नई चीज़ें आती है। तो आप क्या करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे और हर महीने चेक करोगे कि क्या कुछ नया अपडेट आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो उस अपडेट को सर्च करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो और उसको पढ़ो। एंड इसके बाद लास्ट चीज़ है पोर्टफोलियो वेबसाइट। आपको जो भी मैंने प्रोजेक्ट बताए थे 3, उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, कोई भी 2 प्रोजेक्ट बनाओ और उनको गिटहब पे डालो और रेज्यूम के अंदर ऐड करो। तो ये हमारा एक पूरा फ्रंट एंड डेवलपर का रोड मैप बन जाता है एंट्री लेवल जॉब के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।